हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं क्या था हमारा फॉर्मूला कि लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल एबीसी। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। एबीसी, इसके कोऑर्डिनेट इज x1 y1 x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड इसके x3 y3। ठीक है, फिर हमने बोला था इसका एरिया कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक तरीका तो क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म में हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये तो हो गया डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, बट एरिया तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्या करें, एक बार मॉड लगा देते, तो चाहे यहां लगा दो मॉड या बाहर लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। तो रेड साइन वाला इज मॉड का सिंबल। इसी को मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे बोला था, क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो सबसे ऊपर लिखा है वो और एक बार नीचे लिख लेंगे, दैट इज x1 y1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एरिया इज हाफ टाइम्स, अब देखना मॉड ऑफ अब x1 y2 माइनस x2 y1 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 x2 y3 माइनस x3 y2, दिस इज x2 एंड लास्टली x3 y1 माइनस x1 y3 x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है ना, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक द मॉड जरूर लेना है, बिकॉज अगेन दिस क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। ठीक है ना, दिस क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, तो वी हैव टू टेक द मॉड। तो ये हमने देखा था। अच्छा, अब मैंने बोला इसके आधार पे, अगर मैंने बोला कि जो एबीसी पॉइंट्स हैं, सुनना ध्यान से, अगर पॉइंट ए बी सी मेरे कोलिनियर है, देन व्हाट इज द कंडीशन। मैंने बोला क्या करूं मैं, व्हाट रिलेशन शुड आई राइट, कि मैंने कंडीशन बोल दिया कि ए बी सी जो है मेरे दे आर कोलिनियर। ये चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किए थे, याद करो लास्ट में जो कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन देखा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस टाइम हमने देखा था। क्या करेंगे हम, जब अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल मतलब बनेगा ही नहीं, तो क्या बोलूंगा, एरिया विल बी जीरो। तो इसको मैं जीरो इक्वेट कर देता हूं और मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो इसको लिख लो तुम लोग, क्या लिखोगे, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ABC with coordinates x1 y1 x2 y2 and x3 y3। तो कभी भी जैसे दिया हो, अब क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे अभी हम करेंगे भी 2 मिनट में। क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम होंगे कि जैसे कुछ एक का कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, लेट्स से 2,3, इसका दे दिया लेट्स से 5,6 और इसका दे देगा कुछ पैरामीटर डाल देगा, लेट्स से बोलेगा लैम्डा 5। अब वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली प्लग दीज वैल्यूज हियर एंड मेक इट 0। तो लैम्डा की तुम्हें वैल्यू निकल आएगी, या फिर इसमें भी रख सकते हो, बिकॉज ये भी तो एरिया ही बता रहा है। एक्चुअली इसका एक्सपेंशन यही आता है, मैंने तुम्हें बोला भी था इसको ओपन करके यू हैव टू वेरीफाई दिस कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, और आएंगे अगर जिसने भी किया होगा तो। ठीक है, तो दिस ये याद रखना, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, वो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे एक बार और, वो तीनों वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स तो पूरे दे देगा और किसी एक वर्टेक्स में या फिर हो सकता है 2 वर्टेक्स में वो एक पैरामीटर डाल देगा, जैसे लैम्डा डाल दिया इधर, वो बोलेगा लैम्डा की वैल्यू निकालो सच दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस 3 पॉइंट्स इज लेट्स से 10 यूनिट स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 को इक्वेट करेंगे हम, वो क्वेश्चन भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार ये लिख लो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ABC where A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3 is this determinant equals to 0। क्लियर है, चलो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं इसके बेसिस पे। और लास्ट में मैं इलस्ट्रेशन भी लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है हमारा, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड लैम्डा, चलो फाइंड लैम्डा इफ 2,3 5,-1 एंड लैम्डा 3 लैम्डा +4 आर कोलिनियर।
आर कोलिनियर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या करें, इन तीनों के द्वारा बनने वाला एरिया मस्ट बी 0। तो देखो अब दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, या तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के करो या फिर वो शॉर्ट ट्रिक वाले से करो। अल्टीमेटली हमें एरिया का फॉर्म लिखना है, उसको 0 इक्वेट करना है। क्यों करना है, बिकॉज अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, बेसिकली ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब क्या है, एरिया विल बी 0 ऑफ दैट ट्रायंगल। तो मैं शॉर्ट वाले मेथड से करता हूं। तो कैसे लिखते हैं, पहले एक कोऑर्डिनेट लिख दिया 2,3, फिर दूसरा लिख दिया 5,-1, फिर लिख दिया तीसरा लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 4, और लास्ट में दोबारा ऊपर वाला इधर लिखा 2, 3। एरिया कैसे लिखते हैं फिर, हाफ टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो 2 इंटू -1 -2 -2 -15 -17, फिर आया -17, फिर ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 लैम्डा प्लस 20, 15 लैम्डा प्लस 20 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू -1, दैट विल बी प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा, एंड लास्टली दिस थिंग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 3 लैम्डा माइनस प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस मतलब -6 लैम्डा -8, तो -6 lambda -8. This has to be 0 for these 3 points to be collinear. तो बस अब वैल्यू निकाल लो, ये हाफ का तो कोई रोल ही नहीं है, 0 के पास चला गया। तो 15 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 18 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 19 लैम्डा, 19 माइनस 6 13 लैम्डा, तो 13 लैम्डा तो आया। अब नंबर देख लेते क्या आ रहा है, 17 प्लस 20 3 माइनस 8 is -5 equals to 0. Mod of this is equal to 0. That means 13 lambda minus 5 is equal to 0. तो lambda की वैल्यू कितनी है, 5/13। अगर lambda की वैल्यू ये होगी तो हमारे ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन हम भी आगे चल के एक आध लेक्चर बाद जब हम स्लोप वगैरह पढ़ लेंगे, वैसे आज की क्लास में मोस्टली कवर हो जाएगा, तब हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उस टाइम एक बार और ले लूंगा मैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो आई विल रब द बोर्ड नाउ। इसके बेसिस पे जेई में भी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं एरिया के। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स दे देगा, कहीं भी एक पैरामीटर डाल देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर इफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज लेट्स से 5 यूनिट्स, या फिर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसे अभी किया। ठीक है ना, अब एक उस टाइप का कर लेते हैं, एक एरिया वाला। ठीक है ना, जैसे वो एरिया बोल रहा है, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices 2,1 3,1 and lambda plus 1 is 20। ठीक है ना, इस 20 यूनिट स्क्वायर मतलब 20 है। ठीक है, करो वीडियो पॉज करो। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो एरिया के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, या तो डिटरमिनेंट वाला कर लो मेथड, या फिर वो शॉर्टकट वाला। तो चलो भाई, हमने शॉर्टकट वाला वैसे कर लिया 1-2 बार, तो अब हम डिटरमिनेंट वाले से करते हैं एक बार। ठीक है, तो एरिया क्या होता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, फिर डिटरमिनेंट ऑफ। कैसे लिखते हैं, x1 y1 1, तो x1 is 2, अगर मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है ना, x3 y3 1, ये मॉड इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो सिंबल है दिस इज फॉर मॉड, ठीक है ना, और ये जो अंदर वाला है दैट इज फॉर डिटर्मिनेंट। गलती नहीं करना है, ठीक है ना, बिकॉज डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, बट एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर वी हैव टू पुट द मॉड। देखो मॉड नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गलत से मेरा मतलब क्या है, पार्शियल आंसर आएगा, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। देखो अभी तुम्हें पता भी चलेगा कि क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। तो देखो हाफ ऑफ दिस, ये हो गया मेरा एरिया का एक्सप्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 2 को मैं उधर भेज देता हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना भले। ये 2 को मैंने उधर भेजा, दिस विल बी 40। अब देखो अगर तुम मॉड नहीं लगाते तो क्या होता, मिस क्यों होता। देखो अभी मॉड है, अब जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 40 लिखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब
x निकालना मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दिख रहा है कि x का मॉड 40 है, तो x क्या हो सकता है, प्लस माइनस 40। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बोथ द वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस अबव इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 40, तो मॉड के जो अंदर लिखा है दैट इज दिस थिंग, दिस कैन बी प्लस माइनस 40। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 3 1 1 लैम्डा लैम्डा प्लस 1 1 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। तो सोचो मॉड नहीं लगाते तो हमारा सॉल्यूशन क्यों गड़बड़ आ जाता, क्योंकि तुम इधर केवल प्लस 40 लिखते हैं, माइनस 40 मिस हो जाता। तो अगर जेईई में क्वेश्चन आएगा तो वो, वैसे तो ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, ये इसलिए अच्छा बन जाता है क्वेश्चन क्योंकि इधर मॉड है, ठीक है ना। तो जल्दी क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में केवल प्लस 40 लिखते हैं। तो इधर तुम ऐसे लिख लो उधर स्टार मार्क करके, तो सो दैट रिवीजन के टाइम तुम्हें रिकॉल हो जाएगा जल्दी से कि वी हैव टू पुट प्लस माइनस। द रीजन इज डिटरमिनेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना, बट एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इस साइड मॉड लगाया। मॉड ऑफ समथिंग 40 है, इसका मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैन बी प्लस 40 और माइनस 40। ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ओपन कर दूं ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना, और एक अब हमने प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी पढ़ी है डिटरमिनेंट्स की, टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट्स। तो क्यों ना हम पहले एक बार प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाया। देखो ये मेरा रो 1 है, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, डायरेक्टली तुम लोग ओपन कर सकते हो डिटरमिनेंट को, यू विल गेट द सेम आंसर, बट आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी टू मेक इट सिंप्लीफाइड। ये R2 है, ये R3 है, ठीक है ना, रो 1 रो 2 रो 3। तो मैंने बताया था कि हम किसी भी रो को किसी भी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, देखो R2 गोज टू R2 माइनस R1। ऐसा करने पे क्या होगा, R2 चेंज होगी और बाकी रेंज सेम रहेगी, तो R1 तो सेम रहेगा, तो 2 1 1, और R3 भी सेम रहेगा, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 1। R2 चेंज होगा क्योंकि इसने बोला R2 को चेंज करो, R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो R2 में से R1 को घटाऊंगा तो देखो क्या बचेगा, 3 माइनस 2, इधर 1 बचा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो देखो इससे कितनी आसान हो गई, देखो ये प्लस माइनस 40, इससे आसान क्यों हो गई चीजें, क्योंकि अब देखो तुम्हारे पास सेकंड रो है, उसमें 2 जीरोस आ गए, और मैंने बोला था जब भी डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे उस रो के थ्रू करूं या उस कॉलम के थ्रू करूं जिसमें जीरोस ज्यादा हो, सो दैट कैलकुलेशन बहुत कम होगा। तो इसीलिए मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो मैंने एक क्लास लिया तुम लोगों को, दैट इज सफिशिएंट, नहीं आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली ओपन द डिटरमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, आप देखना। अब क्या करें, रो 2 के वाया ओपन करते हैं इसके थ्रू। तो क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है, -1 into ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो 1 into 1 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। ठीक है, तो अब हमारा इधर से क्या वैल्यू आ रही है, ये कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 40। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई, प्लस 40 एंड माइनस 40। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर लैम्डा की वैल्यू ये रखोगे इसमें, तो ये तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया जो आएगा दैट विल बी 20 यूनिट्स स्क्वायर। क्लियर है, चलो तो अब पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन ले लेता हूं एक, ठीक है ना, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लेता हूं सो दैट प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी और। सो आई विल चेंज द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन रहेगा, डाटा डिफरेंट रहेगा बस। मैंने लिखा इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,5 1,5 4, स्मॉल a and 2,3 is 3 then find the value of small a। करो, बनना चाहिए, अब सबसे बनना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए बच्चा, सभी से बनना चाहिए। हम कर चुके हैं, बस अब लैम्डा की जगह स्मॉल ए दिया है और कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने डिटरमिनेंट से किया, इसको हम नॉर्मल शॉर्टकट वाले से करते हैं। तो शॉर्टकट वाले से क्या करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1 5 4 a 2 3, फिर ऊपर वाला और लिख देते हैं एक बार 1 5, ऐसे लिखते हैं, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो हाफ टाइम्स mod of, this is mod of 1 into a minus 20, a minus 20 plus
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 3 12, 12 माइनस 2a, 12 माइनस 2a प्लस 2 5 10, 10 माइनस 3 7, तो 7, इसका मॉड इज इक्वल टू 20, तो 2 को उधर ले जाते सेम जैसे पहले किया था, ये 2 को उधर लेके गए तो ये कितना हो गया 40, अच्छा 3 दे रखा है, सॉरी 3 दे रखा है, तो इधर 3 और इधर 2 गया तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। 20 प्रीवियस वाले में था, इसमें 3 यूनिट्स दिया एरिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली अब हमारा क्या आएगा देखते हैं। a माइनस 2a, तो कितना बचा माइनस a, माइनस 20 प्लस 12 इज माइनस 8, हाँ माइनस 8 प्लस 7 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो इधर से आया मॉड ऑफ a प्लस 1, माइनस 1 को कॉमन लेके मॉड ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 ओनली इज इक्वल टू 6, तो इधर से कितना है a प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, a का वैल्यू कितना आया, अगर प्लस साइन लिया तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, और एक बार माइनस लिया तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो एक ही हमारे पास दो वैल्यूज आई, ठीक है ना, एक ही हमारे पास दो वैल्यूज आई फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस 3 वर्टिसेस इज 3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल थियरी है, ठीक है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन, अब आगे इसकी थियरी देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ट्राइंगल का एरिया देखा, ठीक है ना, अभी तक हमने ट्राइंगल का एरिया देखा। अब हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर पे चलते हैं, मतलब ट्राइंगल से अगला वाला इज 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड एंड सो ऑन। तो मैं जनरलाइज लिखवा रहा हूं फॉर एनी साइडेड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो एक तो सिंपल आईक्यू से, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला ये कुछ तो कोऑर्डिनेटर दे रखा है, ठीक है ना, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एक x4 y4। अभी सुनना, अभी मैंने अभी थियरी पे आ रहा हूं मैं, जैसे एक सिंपल लॉजिक से बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैंने तुम्हें ऐसा बोला और बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो एक ऑब्वियस सा थॉट है, हम क्या करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में बांटेंगे और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, कैसे भी कोई भी एक डायगोनल खींच लो, कोई भी एक, लेट्स से मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, कोई भी एक, तो इससे मेरे 2 ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये। अब इसका एरिया लिख लेंगे और इसका एरिया लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज वन ऑफ द वे टू गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली हमें 2 पार्ट्स में नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली देखने वाले हैं, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन वेरीफाई। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक तो हम अपने जो भी थियरी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जैसे वो बताऊंगा वैसे सॉल्व करेंगे, और एक तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि उस क्वाड्रिलेटरल को 3 ट्राइंगल्स में बांट दो, ठीक है ना। अगर 5 साइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साइडेड को तुम 3 ट्राइंगल्स में बांट दो, जैसे मान लो ये मेरा 5 साइडेड है तो इसको 3 ट्राइंगल में बांट दो, लो ऐसे बढ़ गए, तो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, तो तुम्हें 3 बार वो निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। बट हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे। क्या करेंगे उससे रिलेटेड अब थियरी देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, चलो तो लिखो एरिया ऑफ पॉलीगन हैविंग वर्टाइसेस a1 कोलन x1 y1, a2 कोलन x2 y2 एंड सो ऑन an xn yn हैविंग वर्टेक्स दिस। अभी एक टर्म लिख रहा हूं मैं इन ऑर्डर, इसका मतलब भी बताऊंगा, लिख लो अभी। इन ऑर्डर इज गिवन बाय एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना, एन साइडेड पॉलीगन हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन टिल xn yn इन ऑर्डर इज गिवन बाय। अब क्या करेंगे इसमें, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, उसी फंडे से करेंगे इसको, उसी लॉजिक से। कैसे लिखेंगे, पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया साइड में x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन, कल तक कहां तक जाएगा, पहले तो सेकंड लास्ट क्या आएगा xn yn, और मैंने बोला जैसे ट्रायंगल के लिए करते थे तो इधर x3 y3 आता था, उसके बाद दोबारा x1 y1 लिखते थे, एक बार और रिपीट करते हैं पहला वाला, तो इधर हमने लिख लिया x1 y1, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो अब मैं देखा वही सेम चीज, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इज गिवन बाय हाफ टाइम्स मॉड ऑफ x1 y2 माइनस
x2y1 प्लस सेम चलता जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x2y3 माइनस x3y2 एंड सो ऑन। अब आखिरी वाला लिख लेते हैं, बस ये वाला टर्म और लिख लेते हैं, xny1 माइनस x1yn, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगेन बहुत ही छोटी सी चीज है। ठीक है ना, जैसे ट्रायंगल के लिए थे, अब खुद सोचो कि अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे ट्रायंगल में तो क्या होगा हमारा, यहां तक चीजें आएंगी, सॉरी यहां तक नहीं, एक और आएगा इधर x1 y1 और रहेगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब अगर ट्रायंगल होगा तो जैसे हम करते आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके 3 टर्म्स आते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 4 टर्म्स आएंगे। उससे तो बेटर है कि भाई 2 ट्रायंगल में डिवाइड करो, फिर 3 टर्म इधर लिखो, 3 टर्म उस वाले में लिखो, तो उधर तो ज्यादा कैलकुलेशन होता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि अगर मान लो जैसे ये फिगर दे रखा है मेरा, ठीक है ना, तो अगर मैंने इस मेथड से किया तो इस मॉडुलस के अंदर ऐसे कितने टर्म आएंगे, 4 आएंगे। कैसे कैसे देखो, मैंने बोला एक तो ये इसके कारण x1 y2 x2 y1 एक टर्म, फिर x2 y3 x3 y2 दूसरा टर्म, फिर x3 y4 y3 x4 तीसरा टर्म, और चौथा टर्म क्या आएगा, x4 y1 और x1 y4। ठीक है, दैट इज 4 टर्म। तो 4 टर्म आएंगे अगर इस मेथड से किया। अगर मान लो तुम ट्रायंगल बना के करते तो इसके लिए 3 टर्म लिखते, इसके लिए 3 टर्म लिखते, तो टोटल 6 टर्म लिखते, कैलकुलेशन ज्यादा होता। बट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे ये प्रैक्टिकली, बट उससे हम कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट था मुझे बोलना, मैंने उधर बोला नहीं, एक मैं उसको और बता देता हूं। तो पहले तो ये कॉपी करो वीडियो पॉज करके। एक पॉइंट था कि जैसे एरिया जो है, वैसे उस पॉइंट का हालांकि यूज नहीं है ज्यादा, बट फिर भी जब इतना कर रहे हैं तो उस पॉइंट को क्यों मैं छोड़ू। मैंने बोला कि सुनना, ध्यान से सुनना, कि एक ट्राइंगल है, लेट्स से ये ट्राइंगल लिखा है ABC, इसमें लिखा है x1 y1 x2 y2। हम पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं कब आता है एरिया, ठीक है ना, बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू दिस। क्योंकि देखो जैसे अगर मान लो मुझे ट्राइंगल दिया है ऐसे, ठीक है ना, इसका एरिया बोला, तो जब मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट के अंदर, लेट्स से मैं डिटरमिनेंट मेथड से करता हूं, तो मैं तो ऐसे लिखता हूं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो लेट्स से मैं इसको पॉइंट्स ही दे देता हूं, लेट्स से ये देखा मैंने 1,2, ये 3,4 और लेट्स से ये 1,5, कुछ तो ऐसे दे दिया। अब खुद सोचो कि अब जब मुझे थोड़ी पता है कि भाई मेरे को इसको x1 y1 बोलना है, इसको x2 y2 बोलना है, इसको x3 y3 बोलना है, नहीं ना, मतलब वो तो हमारी मर्जी है। मैं इसको x1 y1 बोल देता हूं, इसको x2 y2 बोल देता हूं, या इसको x3 y3 बोल देता हूं। सुनना, ध्यान से सुनना एक बात। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो इसका एरिया कैसे लिखेगा, देखना ध्यान से। एक बच्चे ने ऐसे लिखा, मैं बता रहा हूं मॉड क्यों लगाना पड़ता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक बच्चा ऐसा है कि वो इसको ऐसे लिखेगा 1 2 1, इसको x1 y1 बोलेगा, इसको x2 y2 3 4 1 और लिखेगा 1 5 1, ये एरिया देगा। ठीक है, ये करेक्ट है। अब मैंने बोला एक दूसरा बच्चा है, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/2 टाइम्स, पहले वो ये लिख ले, इसको x1 y1 बोल दे 3 4 1, इसको लिख दे 1 2 1 इस वाले को, फिर इसको लिख दे 1 5 1, कोई दिक्कत नहीं, उसने उसकी मर्जी है भाई, वो किसको x1 y1 बोल रहा है, किसको x2 y2 बोल रहा है। उससे तो क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए। अब देखो दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली और रिकॉल करो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखो ये वाली रो तो दोनों डिटरमिनेंट के अंदर सेम है, ये तो सभी को दिख रही होगी, ये वाली रो तो थर्ड रो तो दोनों डिटरमिनेंट के अंदर सेम है। अंतर क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो इंटरचेंज है। और मुझे पता है एक चीज कि डिटरमिनेंट में हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी, अगर हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ओरिजिनल डिटरमिनेंट का। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया इसका आंसर, अगर 1 मिनट के लिए मैंने माना 8 आया, 1 मिनट के लिए, ऐसे मैं रैंडमली बोल रहा हूं, लेट्स से दिस इज 8, लेट्स से, तो डेफिनेटली दिस विल बी -8। अब समझ में आ रहा होगा कि हम मॉड क्यों लगा रहे हैं। अब देखो जिस बंदे ने ऐसे लिखा तो उसका तो करेक्ट आ गया, अब जिस बंदे ने ऐसे लिखा उसका तो -8 आया। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बोलेंगे भाई जो भी तुम्हारा आया, तुमने किसी को भी x1 y1 बोलो, फाइनल आंसर में मॉड लगा दो, बस फाइनल आंसर में मॉड लगा दो। अब जिसका पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव मॉड रहेगा तो वो सेम रहेगा, जिसका नेगेटिव मॉड लगाने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा।
समझ में आया डिटरमिनेंट की हेल्प से मैंने कैसे समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है डिफरेंस। अच्छा, अब ये चीज है कि ठीक है पॉजिटिव कब आता है नेगेटिव कब आता है, उसके लिए एक छोटा सा नोट है। जब भी हम सुनना ध्यान से, जो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर वो फिगर के हिसाब से अगर वो कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए हैं, अगर मान लो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4, अगर मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और फिर मैं वो डिटरमिनेंट लिख रहा हूं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तब क्या होगा, डेल्टा विल बी पॉजिटिव। और अगर ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिटर्न होंगे, इसका मतलब ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन दिस विल बी नेगेटिव। हालांकि इस पॉइंट का बिल्कुल यूज नहीं है, बहुत रियली, मतलब रियली क्या होगा ही नहीं इसका यूज, ठीक है ना, बट फिर भी नॉलेज के लिए बताया मैंने कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कब आएगा, जब पॉइंट्स को तुम लोकेट करोगे, इफ द पॉइंट्स वर लोकेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख लो वाले इसको, इफ द पॉइंट्स वर लोकेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन डेल्टा विल बी पॉजिटिव, area will come out to be positive. If the points those were located in the coordinate plane is written in clockwise sense, then जो डेल्टा होगा, डेल्टा कौन सा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, that will come out to be negative। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैंने जो तुम्हें पॉलीगन का बोला था, एक चीज मैंने अभी उसमें ऐड करी थी एन साइडेड में, कि इन ऑर्डर एक टर्म लिखा था मैंने उधर, इन ऑर्डर मतलब क्या है उसका, उसको और हम समझ लेते हैं। इन ऑर्डर बोलना जरूरी है, ट्रायंगल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फोर साइडेड से ज्यादा में फर्क पड़ेगा उस चीज का। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे देखो मेरे को एरिया बोला, जैसे ट्रायंगल का एरिया बोला, लेट्स से 1, 2, 3, 4 और 5, 1, तो तुम डिटरमिनेंट क्या लिखोगे। अब तुम इसमें किसी को भी x1 y1 बोल दो, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 बोल दो, क्या होगा, या तो हमारा अगर मान लो इसका इससे जो एरिया, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 8 आएगा, मान लो 8 है, तो क्या होगा हमारा, या तो आंसर -8 आएगा या 8 आएगा डिटरमिनेंट से, वो डिपेंड करता है हम जो ऑर्डर ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। बट हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेस विल बी 8 ओनली। समझ में आ रहा है, हम किसी को भी x1 y1 बोले, किसी को भी x2, किसी को भी x3 y3, बट ऐसा हायर लेंथ मतलब 3 से ज्यादा साइडेड वाले पॉलीगन के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा उसको समझते हैं, देखना ध्यान से। इसलिए इन ऑर्डर मेंटेन, इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, A1 के बाद A2 कौन है, A3 कौन है, A4 कौन है, इसमें मैटर नहीं कर रहा। इसमें मैं A1 इसको बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, इसको A3 बोल दूं, या इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को हम एक ही तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको इससे ज्वाइन करूंगा, अब इसको मैं इसी से ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा। बट अगर मेरा 5 साइडेड है, मैंने मान लिया लेट्स से 5 साइडेड है, इसको A1 बोला, इसको A2 बोला, ध्यान से सुनना, A3 बोला, A4 बोला, A5 बोला। एक तो सिनेरियो ये है, देखना ध्यान से सुनो, वो इन ऑर्डर वाला पॉइंट है ना, वो क्लियर कर रहा हूं मैं। अब एक मैंने ऐसे लिया A1 A2 A4 A3 A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब मैं ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसका मतलब समझना। जैसे इसमें मैंने बोला A1 A2 A3 A4 A5 इन ऑर्डर, इसका मतलब ये बनेगा फिगर, ठीक है। और अगर मैंने इधर बोला A1 A2 A4 एक मिनट, इसको मैं पॉइंट्स को वही लोकेट करता हूं, ऑर्डर चेंज करूंगा बस। मैंने बोला A1 A2, एक मिनट, मैं बताना चाह रहा हूं उसका मतलब है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। एक काम करो, इसको ऐसे कर दो इंस्टेड ऑफ दिस। अभी देखो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, देखना। एक तो मैंने ये लिया सिनेरियो, ठीक है, और एक मैंने सिनेरियो लिया ये वाला। आई होप आप समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अरे दोनों सेम बन गए, जस्ट अ सेकेंड। देखो 5 पॉइंट्स लोकेटेड, क्लियर, पोजीशन सही दिख रही है तीनों की। देखो A1 A2 A2
A4 वो A4 उधर ही है, A3 उधर ही है, A5 इधर ही है, A5 इधर भी है, ठीक है ना। बट इन दोनों फिगर का एरिया अलग होगा, दैट यू कैन सी। अब देखो अब मैंने ऑर्डर इन ऑर्डर क्यों बोला, इसका जब मैं एरिया बोल रहा हूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं A1 A2 A4 A3 A5, और जब मैं इसका लिखूंगा तो मैं ऑर्डर क्या लूंगा, A1 A2 A3 A4 A5। तो देखो ऑर्डर अगर मैंने डिफरेंट ले लिया तो क्या होगा, मेरा एरिया डिफरेंट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। इधर देखो मैंने ऑर्डर ले लिया ना, A1 A2 A4 A3 है, तो इनको ज्वाइन करने पे एक अलग अलग फिगर बनेगा, ठीक है ना। लकीली हो सकता है सेम आ जाए आंसर, ठीक है ना, ऐसा हो जाए सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो अगर, तो ऐसा हो सकता है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होगा, दैट यू कैन। अभी तो मैंने क्या काफी सिमेट्रिकली प्लेस किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सेम बन रहा है, बट थोड़ा सा अनइवन प्लेस करोगे ना पॉइंट्स को। लेट्स से मैंने एक इधर लिखा, एक इधर लिखा, एक इधर लिख दिया, ठीक है ना। एक मैंने ये फिगर लिया, देखना, ठीक है, और एक मैंने इसी के 5 पॉइंट्स लिए, वही देखना, इधर मैं हटा दे रहा हूं, यही 5 पॉइंट्स, लेकिन अब मैं ज्वाइन अलग तरीके से करूंगा। ये सो अब शायद तुम्हें क्लियर होगा कि एरिया हमारा अलग अलग आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट करेगा इधर। हम रैंडमली कोई किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 नहीं मान सकते, ठीक है ना। वो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इसके बाद वर्टेक्स ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ट्रायंगल में कैसे भी कर लो तुम्हें वही फिगर मिलेगा, तुम कैसे भी ज्वाइन कर लो। तुमने A1 इसको बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, तो चाहे तुम इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो, ट्रायंगल तो यही बनेगा, इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकता। बट पॉलीगन में ऐसा नहीं है, 4 से ज्यादा साइडेड फिगर में उधर तो पॉइंट्स कैसे ज्वाइन कर रहे हो तो अलग अलग फिगर आएगा, क्लियर है। तो जिस हिसाब से वो एक क्वेश्चन में बोलेगा कि A1 ये, A2 ये, A3 ये, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, छोटा सा पॉइंट था लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑर्डर वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पॉज करो, इसको अपने लैंग्वेज में लिखो एक बार, ठीक है ना, जो मैंने जितना भी समझाया, वॉट एवर यू गॉट इट यू जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूं छोटा सा, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको मैं बोलूंगा कि तुम दोनों तरीके से करना, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं तो डायरेक्टली करूंगा, डायरेक्टली से मेरा मतलब क्या है कि शॉर्ट जो अभी अपन क्वाड्रिलेटरल का देखा एन साइडेड के लिए, तुम उसको 2 ट्राइंगल्स में बांट के दोनों का एरिया निकाल के ऐड करके देखना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। इसने फिगर दे दिया है, ठीक है ना, इसने फिगर दे दिया है क्वेश्चन में। देखो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर द बिलो फिगर। एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट से ये कोऑर्डिनेट्स इज -7, -7, this is 1, -8, this is 1, 1 and this is -7, -7, ठीक है ना। ऑर्डर मैटर करेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना। चलो तो निकालो इसका एरिया। तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से निकालो, दोनों मेथड से वेरीफाई करो तुम ही, मैं तो एक से करूंगा। व्हाट यू विल डू, एक तो शॉर्ट ट्रिक, और एक बार तुम लोग एक 2 ट्रायंगल बनाओ, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और दोनों को ऐड करो, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो किसी इधर से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, तो लेट्स, बट ऑर्डर ये मेंटेन करना, अगर यहां से स्टार्ट करो इसको x1 y1 बोल रहे हो तो फिर x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा, अच्छा डिटरमिनेंट से नहीं, वो -7 -7 x1 y1, फिर 1, -8, फिर 1, 1 और फिर -7, -7, और एक ऊपर वाला दोबारा लिखते हैं। तो एक मिनट, -7, -7, 2 कोऑर्डिनेट सेम कैसे हो गए, जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक है डाटा में, थोड़ा मिस्टेक है। देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम लिख दिए, तो एक काम करते हैं अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम डाटा, बिकॉज जो मैंने नोट किया है उसमें मिस्टेक है, दोनों सेम दे रखे। तो लेट मी टेक सम अदर पॉइंट। तो कैलकुलेशन कम हो तो हम छोटा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ा, लेट्स से 2, 3, और इसको ले लिया 1, 4, इसको भी थोड़ा छोटे कर देते हैं, 1, 4 हो गया, इधर ले लेते हैं 3, -1। लेट्स से ये मैंने फिगर लिया, थोड़ा छोटे कोऑर्डिनेट से लिए सो दैट कैलकुलेशन कम हो, तो सीखने मिले थोड़ा, हमें सीखने के उद्देश्य से करें, कैलकुलेशन मेरा मकसद नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करें, चलो इसको बोला, तो ये हो गया 1, 4, दिस इज 3, -1, दिस इज 1, 1 एंड दिस इज 2, 3, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पहले तो हाफ मॉड ऑफ
तो 1 इंटू -1 -1 -12 -13, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, तो +4, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना है 1 इंटू 3, 3 -2 1 +1, एक मिस हो गया, ऊपर वाला दोबारा लिखते हैं ना 1 4, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 4 जा 8, 8 -3 5, तो +5, इसका मैग्नीट्यूड, तो 13 - 4 इज अच्छा 4 और 5 9 10 -13, तो -3 का मॉड इज 3, तो 3/2 इज द आंसर। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो दिस एंड अप योर बेसिक पार्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्चुअल स्ट्रेट लाइन। मतलब अभी तक जो था एक तरीके से बोल सकते हैं ये पार्ट 9th 10th में भी हम पढ़ के आते हैं मोर और लेस, थोड़ा बहुत, ये नहीं बोल रहा सभी लोग, ठीक है ना, कुछ लोग, बट बहुत बेसिक अभी स्टार्ट हुआ था। अब एक्चुअल हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इक्वेशंस देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, तो वो चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद इट। वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, तो स्टार्ट करो। फॉर्मली वी विल स्टार्ट नाउ द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इससे पहले वाला स्ट्रेट लाइन नहीं था, वो बहुत बेसिक कांसेप्ट्स थे जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, बट एक्चुअल स्ट्रेट लाइन की फील अब तुम्हें आएगी। ठीक है ना, इसलिए मैंने शीट तुम्हें नहीं दी थी अभी स्ट्रेट लाइन की। दो रीजन थे, एक तो तुम्हारा जो टेस्ट है उसमें जो पोर्शन है क्वाड्रेटिक और अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सेकंड रीजन वाज कि एक दो लेक्चर हो जाए आज से, मतलब आज और कल के बाद, मतलब परसों से आई विल स्टार्ट गिविंग शीट फॉर दिस। ठीक है ना, क्योंकि अभी तुम्हें लिखना आना चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह, बिकॉज कुछ लोगों को पता होगा तुम में से जिन्होंने फाउंडेशन किया था, जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। उससे पहले मैं तुमसे मतलब पूछूंगा, तो क्या अभी तो सामने हो नहीं, जनरली जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, क्लास रेगुलर क्लास में होते हैं, तो आई यूज्ड टू आस्क व्हाट इज लोकस फर्स्ट, क्योंकि हम बहुत सी चीजें डिफाइन करते हैं लोकस के टर्म्स में। लोकस ऑफ दिस इज दिस, लोकस ऑफ दिस इज, व्हाट इज एक्चुअली द लोकस। तो पहले हम लोकस को समझते हैं, उसका रेफरेंस लेके आई विल डिफाइन द व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो पहले लिख लो लोकस के बारे में। लोकस इज locus of a variable point, locus of a variable point is the curve, पहले लिख लो उसके बाद समझाऊंगा, is the curve or its equation, locus of a variable point is the curve or its equation over which point moves, over which point moves while satisfying given condition while satisfying given condition or constraints। पहले पॉज करके एक बार रीड करो क्या मैंने लिखा है, जस्ट दिमाग में बिठाओ इसको, कि locus of a variable point is the curve or its equation over which point moves while satisfying the given condition or constraint। अब मैं आता हूं इसके समझाने के उद्देश्य पे ज्यादा। वैसे देखो लोकस जो है एज अ सेपरेट टॉपिक आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, दैट इटसेल्फ विल टेक 2 क्लासेस एटलीस्ट। तो जब तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अब अभी बस सुपरफिशियल थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बिकॉज मैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन या फिर सर्कल वगैरह जो भी हम डेफिनेशन देखते हैं वो हम लोकस वर्ड यूज करते हैं उसमें। तो एक्चुअली लोकस होता क्या है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो इसने क्या बोला, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट इज द कर्व और इट्स इक्वेशन। मतलब क्या है कि जो एक, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, जैसे अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा मॉड ऑफ z - 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - 3 है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वैसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस 1 से और 3 से बराबर है। तो लोकस ऑफ ए वेरिएबल मतलब लोकस क्या होगा, किसी पॉइंट का लोकस मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है वो उस कर्व और उस कर्व पे मूव कर रहा है। लोकस मतलब एक बिल्कुल सुपरफिशियल थॉट बोलोगे तो एकदम मतलब बिल्कुल, मतलब कैसे बोलूं मैं, एक क्रूड लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ इक्वेशन ऑफ कर्व। एक इक्वेशन है, एक कर्व है, लोकस मतलब एक कर्व, लोकस मींस कर्व इन शॉर्ट, जिसके ऊपर वो हमारा जो पॉइंट है ना, वेरिएबल पॉइंट p, जैसे हम इधर बोलते हैं z, इधर हम बोलेंगे x, y, वो मूव करेगा, बट रैंडमली मूव नहीं करेगा, कहीं भी मूव कर रहा है नहीं, while satisfying the given condition of constraint। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ बाउंडेशन है या फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं,
उनको सेटिस्फाई करते हुए वो जिस कर्व पे मूव करेगा दैट इज नथिंग बट लोकस। समझ में आया? जैसे सर्कल का, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में शायद, सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकस, कि ये पॉइंट है P, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये सर्कल का लोकस क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स का लोकस, मतलब ये सारे पॉइंट्स का लोकस, मतलब इस कर्व का इक्वेशन। वो कंस्ट्रेंट क्या होता है P पे, कि P के ऊपर कंस्ट्रेंट क्या होता है इधर, कि P का एक फिक्स पॉइंट से, सुनना, दिस इज माय फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, जो P क्या करता है, एक कर्व पे मूव करता है, बट विद अ कंस्ट्रेंट। उधर कंस्ट्रेंट क्या होता है कि इस पॉइंट P का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। वैसे आगे चल के देखेंगे हम सर्कल का डेफिनेशन, बट फिर भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे कि हम सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट, वो रैंडमली ऐसे मूव नहीं कर रहा है, कुछ कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर, कुछ मतलब पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको वो फुलफिल करते हुए मूव करता है, ठीक है ना। तो उन पाबंदियों को मूव मतलब सेटिस्फाई करते हुए जहां जहां वो मूव कर रहा होगा उन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे उस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। इतना काफी अभी के लिए, बाकी हम इसका लोकस के जब आएंगे, लोकस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आएगा एक पार्ट, तो जब हम थोड़ा डिटेल में और देख लेंगे। हालांकि डिटेल क्या है, यही डिटेल ही है वैसे। हाँ, तो अब क्या बोला इसमें, लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट इज द कर्व। बेसिकली क्या होता है, लोकस मतलब क्या है, कर्व जिसके ऊपर पॉइंट मूव करेगा हमारा वेरिएबल पॉइंट विद सम कंडीशन और कंस्ट्रेंट। जैसे इधर कंस्ट्रेंट क्या था सर्कल के लिए, कि वो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो सेंटर है फिक्स पॉइंट, उससे कांस्टेंट होना चाहिए, तो इट कैन मूव इन द सर्कल ओनली, हेंस द रिक्वायर्ड लोकस इज नथिंग बट सर्कल। अब मैंने बोला इसके आधार पर हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करें, तो सुनना, सबसे पहली पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हमारा एक तो कॉम्प्लेक्स में आया था, ठीक है ना। जब मैंने तुम्हें स्टार्ट कैसे किया था, कि जैसे मान लो एक मेरा पॉइंट है, लेट्स से मैंने कहा अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज वन पॉइंट P, मैंने बोला इससे कितनी लाइन पास हो रही है, कितनी लाइन पास हो रही है इससे, so there are infinite lines passing through this point, let's say this and all the lines are passing through this point P। इससे तो मुझे यूनिक लाइन नहीं मिली, बट लेट्स से मैंने तुम्हें बोला एक पॉइंट P मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा PQ ये है, ठीक है ना। चलो ऐसा ले लेते, नहीं तो लगेगा हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट्स से Q पॉइंट ये है। अब मैंने बोला इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही है, तो आंसर मिलेगा सिंगल लाइन, देयर इज अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू these 2 points, ठीक है। तो इससे तो मेरा ये कंक्लूजन निकला कि लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए आई रिक्वायर 2 पॉइंट्स। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने, कि टू यूनिकली लोकेट अ लाइन आई रिक्वायर 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला तुम्हें कि एक बार खुद सोचो, अब मैं इन 2 पॉइंट के रेफरेंस है, दीज आर माय 2 फिक्स पॉइंट्स, ठीक है ना, दीज आर माय 2 फिक्स पॉइंट्स, दीज आर माय 2 फिक्स पॉइंट्स, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, these two। इन दोनों के रेफरेंस में हाउ शुड आई डिफाइन द स्ट्रेट लाइन, देखना मैं बहुत बता रहा हूं, ठीक है ना। आई होप तुम लोग ने सोच लिया होगा। मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, सुनना ध्यान से, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स का लोकस, वो सारे पॉइंट्स जो कि, सुनना ध्यान से, जो कि कोलिनियर है विद दीज 2 गिवन पॉइंट्स। समझ में आया क्या बोला, एक बार और मैंने बोला स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोल दो, अगर लोकस में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स। अब कंस्ट्रेंट क्या है इधर, कि जो पॉइंट है ना कहीं भी नहीं मूव करेगा, दैट विल बी मूव इन स्पेस इन सच ए वे दैट कि P Q एंड दैट माय वेरिएबल पॉइंट, लेट्स से वेरिएबल पॉइंट R बोल दिया, लेट्स से दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट R, वेरिएबल पॉइंट R, these 3 must be collinear। तो इसको लिख लो एक बार, स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट। अब कंस्ट्रेंट क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स which is collinear, which is collinear मतलब which is collinear मतलब किसके लिए हो रहा है, which is collinear मतलब वो वेरिएबल पॉइंट के लिए, which is collinear with given 2 points, given
2 पॉइंट्स। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है, पी और क्यू मेरे ये हैं। अब मैंने बोला स्पेस में, सुनना, मैंने बोला स्पेस में, अब तुम वो, जैसे मान लो 1 मिनट पहले इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। मैंने बोला 2 पॉइंट ले रहा हूं, मैं दोबारा इधर लिख रहा हूं। तो फील आना जरूरी है, अभी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फील के पर्पज से, ठीक है ना। लोकस वगैरह क्या होता है, पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत से बच्चे, इसलिए ध्यान दो। लेट्स से मैंने बोला ये पॉइंट है P और एक पॉइंट है लेट्स से Q। दीज आर टू माय फिक्स पॉइंट, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, लाइन छोड़ दो, चलो ये छोड़ो, मैंने ये 2 पॉइंट बताया बस। अब मैंने बोला तुमसे इसी को चीज को बता रहा हूं मैंने बोला कि इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड पे तुम वो सारे पॉइंट्स लोकेट करो, जो कि कोलिनियर है P और Q से। वो किस कर्व पे लाई करेंगे? देन माय आंसर, मुझे क्या मिलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सुनना क्या बोला दोबारा, मैंने बोला इस स्पेस में वी हैव टू लोकेट ऑल सच पॉइंट्स विच आर कोलिनियर विद P एंड Q। मतलब स्पेस में जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है R, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो कोलिनियर हो P और Q के साथ। तो कहां लाई करेगा? ऑफ कोर्स इधर तो नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, इट हैज टू लाई ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, दैट पॉइंट विल बी कोलिनियर विद P एंड Q। तो वही तो ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज कोलिनियर विद गिवन 2 पॉइंट्स। अब इस लाइन पे लोगे तभी P और Q के साथ वो कोलिनियर आएगा वेरिएबल पॉइंट। अगर तुमने इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट लिया, देन दैट R, P एंड Q विल नॉट बी कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की कर्व हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना ब्रीफली काफी है स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, ठीक है ना। धीरे धीरे क्लियर हो गया। आज तो पहला लेक्चर है, मतलब पहला लेक्चर से मतलब पहला ही मान लो स्ट्रेट लाइन का, अभी तक था वो बहुत बेसिक पार्ट था, ठीक है। तो धीरे धीरे फील आ जाएगी। लोकस एक बार चीज समझ में आ गई ना, तो तुम्हें मतलब बहुत इजी जाएगा कोऑर्डिनेट, बिकॉज लोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर कोऑर्डिनेट। क्योंकि लोकस जो टर्म है ना, वो पूरा 5 चैप्टर जो है इसमें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी जगह यूज होने वाला है। और आईआईटी का फेवरेट पार्ट है लोकस, दैट यू कैन सी आफ्टर, जब कंप्लीट करेंगे ना ये चैप्टर, दैट यू विल सी रियलाइज कि सर सही बोल रहे थे। व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चंस में लोकस टर्म यूज हुआ होगा, देखना, ठीक है ना। चलो, तो अब मैंने बोला स्ट्रेट लाइन के लिए एक तो पहला वो नोट लिख लो कि टू यूनिकली लोकेट अ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसे लिख लो, 2 यूनिकली लोकेट अ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से तो यूनिक लाइन नहीं मिलेगी, सिंगल पॉइंट से तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, बट टू यूनिकली लोकेट अ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी दैट विल बी लीनियर इन एक्स एंड वाई। लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विल बी लीनियर इन एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, दैट इज इट कंटेन्स x, y एंड कांस्टेंट पार्ट। मतलब यही 2-3 चीज होगी, इनसे कम हो सकती है, इनसे ज्यादा कोई टर्म्स नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, ठीक है ना। और बहुत छोटी सी चीज होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो हम जल्दी पहचान जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट लीनियर इन x, y। मतलब इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, 3x 2x है, 3y x है, y है और एक कांस्टेंट पार्ट है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बोला, इन 3 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, कम हो सकता है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x + 5 = 0, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बोला, ये 3 टर्म होंगे या इनसे कम, ठीक है। फिर मैंने बोला इसको हटा दो, लेट्स से 3y + 5 = 0, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला 2x + 3y, इसी के हिसाब से लिख रहा हूं मैं भी, 2x + 3y = 0, दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
बिकॉज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक x का टर्म होता है, एक y का और एक कांस्टेंट टर्म, और उनसे कम हो सकता है, तो ये तो चलेगा। और अब कोई बोलेगा सर ऐसे लिख लो, इन दोनों को हटा दो, फाइव इज इक्वल टू 0 लिख दो, तो ये तो कोई बात नहीं है यार, फाइव इज इक्वल टू 0 तो कभी होता ही नहीं है, तो गलत लिखा ही गलत है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स मैंने कम बोला है तो इसका मतलब ये नहीं 3x भी उड़ा दो y भी उड़ा दो कांस्टेंट बचा, नहीं, ठीक है। सो याद क्या रखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लीनियर इन वेरिएबल x एंड y, इट कंटेन्स द टर्म x y एंड द कांस्टेंट पार्ट, ठीक है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन कर लेते हैं हम, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन बहुत लोगों को पता भी होगा स्लोप क्या होता है, ठीक है ना। जैसे याद कैसे रखते हैं, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं tan थीटा, बट प्रॉपर्ली हम लिखेंगे, अब प्रॉपर्ली लिखेंगे हम tan थीटा मतलब क्या, थीटा क्या है, तो दैट वी हैव टू मेंशन इट। तो लिखो, पहले लिख लो इधर, हम क्या लिख रहे हैं, स्लोप, स्लोप को आई एम एक्सप्लेनिंग, तो लिखो इफ अ लाइन makes an angle, if a line makes an angle theta, if a line makes an angle theta with positive direction of x axis, then tan of theta, tangent of theta is called slope of line, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी टाइप चीज है, कोई लाइन है, ठीक है ना, दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव है, तो इसके साथ जो एंगल बना रही है, लेट्स से वो थीटा है, देन इस लाइन का स्लोप विल बी कॉल्ड एज tan ऑफ थीटा एंड वी यूजुअली नोटेट इट बाय स्मॉल m, ठीक है ना। दो लाइन दिए तो m1 m2 यूज करेंगे, अगर सिंगल लाइन दिए तो जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम स्लोप को, ठीक है। क्या लिखा है, tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल मेड बाय द लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक बार और बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, tan थीटा, ऐसे बोल दो, स्लोप ऑफ अ लाइन इज tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर उल्टा बोल दो, इफ अ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा, देन स्लोप इज कॉल्ड, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है, बहुत छोटी चीज है। जैसे मैंने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये तो एक्सवाई प्लेन हो गया, लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा 60 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो इट इज tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट √3, ठीक है। मान लो मेरा स्ट्रेट लाइन ये है, वो एंगल मान लो इतना बना रहा है, लेट्स से 150 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नापना है मुझे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना। अब कंफ्यूज करने के लिए क्या है, मान लो उसने ऐसे बोल दिया 30, तो जल्दी जल्दी में 10 30 नहीं लिखना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल that the line is making with positive direction of x axis and this is nothing but 180 minus 30, 150, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan ऑफ 150 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको लिख सकता हूं 180 minus 30, और tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा फाइनली -1/√3, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/√3, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला वीडियो पॉज करके सोचो कि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, ठीक है ना, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। इस थीटा को तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के थीटा से रिलेट मत करना, गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। उधर हमारा वेक्टर होता है, वो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दोनों में अंतर अभी क्लियर हो जाएगा, मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं। जैसे हमारा उधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़े थे, उधर जो हमारा थीटा था वो क्या था, उसकी रेंज क्या थी, मतलब जैसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल रेंज क्या थी, -π से π, मतलब वो पूरा रोटेट कर सकता है, मतलब 0 से स्टार्ट होके, ये 0 से स्टार्ट होके पाई और फिर उल्टी डायरेक्शन -π, तो मतलब इट विल कवर एंटायर वन रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन 2π का, बट इट इज नॉट द केस हियर। तुम लोग एक बार पॉज करके लिखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक बार लिखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यूज इट कैन टेक। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर, रेंज ऑफ थीटा इज 0 क्लोज से पाई ओपन, थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से पाई ओपन। कोई बोलेगा नहीं सर 2π तक भी तो जा सकता है, नहीं, कैसे, देखो सुनना, एक चीज छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है।
मैंने बोला लेट्स से मैं ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की बात कर रहा हूं। मैंने बोला ये जो लाइन है अभी देखना, दिस लाइन इज मेकिंग पेन की डायरेक्शन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज, ठीक है ना। मैंने बोला कि ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट करना चालू किया। तो थी ये रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। एट प्रेजेंट मोमेंट लेट्स से मैंने बोला एक पोजीशनिंग ये है इसकी, इस लाइन की, सो लेट्स से दिस इज 30 डिग्री। तो अभी मेरा क्या एंगल हो गया, 30 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इसको फर्दर रोटेट करता गया, रोटेट करता गया, रोटेट करता गया। वर्टिकल लाइन हो जाएगी, एक पोजीशन ऐसी आएगी वर्टिकल, तो ठीक है, ये वाला ये वर्टिकल लाइन आ गई। फिर फर्दर मैंने रोटेट करना चालू किया, रोटेट करना चालू किया। लेट्स से एक पोजीशनिंग ये है, तो लेट्स से ये मेरा, लेट्स से 30 डिग्री है, तो ये पूरा मेरा 150 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाता हूं, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 180 तक जैसे लेके जाओगे, जैसे तुम 180 को क्रॉस, देखो 180 पे क्या होगा, ये लाइन दोबारा पलट के ऐसी हो जाएगी। तो अब देखो लाइन जो है उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, वो तो दोनों साइड एक्सटेंड होती है। इट इज नॉट अ रे, इट इज नॉट अ वेक्टर। मैंने बोला ये लाइन और ये लाइन एक ही चीज है ना। तो जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसका स्लोप इज 0, तो मैं इसको रोटेट करके यहां तक लेके आया, तो उसका स्लोप मैं पाई क्यों बोलूंगा, उसका स्लोप 0 ही बोलूंगा ना। भले तो मैं ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं, मतलब कहने का मतलब एक जगह क्लोज लगा सकते हैं, मतलब 0 और पाई इज नथिंग बट सेम फॉर अ लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला दिक्कत क्या होती है बच्चों को, वो इसके आगे बढ़ जाते हैं पाई के। वो बोलते हैं कि सर ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, रोटेट करते करते, जैसे यहां से स्टार्ट किया, रोटेट करते गए करते गए करते गए करते गए, ये पाई आया, फिर थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, पाई से बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना। बेसिकली ये जो लाइन थी पहले वाली, लेट से ये वाली जब रोटेट कर रहे थे, ये था पोजीशनिंग, ठीक है। लेट से मैं इसको पॉइंट ऐसे कर रहा हूं अभी के लिए, ये था, ये रोटेट किया। जब तुमने 180 को क्रॉस किया ना, तो लेट से ये इधर तक आए, तो बेसिकली वो पुरानी वाली लाइन ही मिल गई जो हमें इधर से मिली थी। देखो वेक्टर के लिए तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, बट स्ट्रेट लाइन के लिए तो ये सेम ही लाइन है, एक सिंगल लाइन। अब रोटेट करके तुम ऐसे स्टार्ट करोगे, रोटेट करना, एक मिनट, इसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे यहां से ऐसे रोटेट, तो ये लाइन और इसको रोटेट करके मैं पाई को क्रॉस करके ले गया, ये लाइन दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब पाई के बाद दोबारा रिपीट कर रहा है लाइन बेसिकली एंगल, तो इसलिए रेंज ऑफ थीटा इज 0 क्लोज से पाई ओपन। क्लियर हुआ। चलो दूसरी चीज, तो स्लोप के बारे में हमने देखा, इट इज एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वेयर माय थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से पाई ओपन। दूसरी चीज, अब एक नोट करके, मैंने बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, 0। तो लिख लो इसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगी, 0, tan of 0 is 0। तो लिख लो ऐसे, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज हॉरिजॉन्टल, देन इट्स स्लोप इज 0, देन इट्स स्लोप इज 0। क्यों, tan of 0 is 0। अच्छा, अब मैंने बोला इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी दैट इज वर्टिकल, इधर लिख लो दैट इज वर्टिकल, तब मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वर्टिकल लाइन है, तो ये मेरा लाइन है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90। और मुझे पता है tan of 90 तो अनडिफाइंड होता है, बिकॉज tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, cos 90 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज वर्टिकल, देन इट्स स्लोप क्या लिखूं, देन इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। वो क्रूड लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं, इंफिनिटी, बट बेटर टू राइट अनडिफाइंड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड, ठीक है, ये होगा चीज। अब इसके बाद एक और चीज, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर थीटा एक्यूट होगा तो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्ट्यूस होगा तो मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। द रीजन इज tan जो tan थीटा होता है दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्यूट एंगल के लिए, और फॉर ऑब्ट्यूस दैट इज फ्रॉम पाई बाय 2 से पाई इट इज नेगेटिव। तो इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, देखना, मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो मैंने बोला यहां से यहां तक अगर लाइन का यहां से यहां तक कोई एंगल होगा तो मेरा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। वर्टिकल लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे मेरा स्लोप क्या होगा, स्लोप अनडिफाइंड।
और इस पर्टिकुलर रीजन में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। एक्यूट एंगल के लिए स्लोप इज पॉजिटिव, एग्जैक्ट 90 डिग्री के लिए एंगल इज स्लोप इज अनडिफाइंड। एंगल अनडिफाइंड नहीं बोलते, एंगल तो 90 होता है, स्लोप अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। लाइन तो आएगी बट उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। और इस रीजन के लिए मतलब फॉर ऑप्टिक्स एंगल द स्लोप इज नेगेटिव। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, बारीकी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है ना। स्लोप ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है ये भी। लेट्स से मैंने बोला एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है। लेट्स से दिस इज पॉइंट इज x1, y1 एंड दिस इज माय x2, y2। देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट्स? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो क्या करें हम? सिंपल सा, लेट्स से मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं। लो, मैंने बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो वैसे तो 9 10 में पढ़ के आता है, इतना नॉलेज तो होती है। क्या लिखते हैं हम? स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, y1 माइनस y2। लेकिन अगर ऊपर y1 माइनस y2 लिख रहे हो तो नीचे भी तुम्हें x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। और x2 माइनस x1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, x1 माइनस x2। क्योंकि दो पॉइंट्स बोले हैं। अब लेट्स से मेरे को ये बोला 1,2 और लेट्स से ये बोला 4,5, तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं या इसको x1 y1 बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर आया कैसे? तो बहुत से आसान है। क्या करें? जैसे अपन हर बार उस एरिया वगैरह के वो निकालते वक्त आया था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जब हमने ड्राइव किया था, उसी टाइप से हम इसका ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। क्या किया? पहले मैंने ऐसी वर्टिकल लाइन बना दी, ये ट्रायंगल कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये लाइन अगर थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। x2 माइनस x1, दिस इज, इसी से तो निकाला था हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला निकाला था। तो दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। तो अब हम इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज नथिंग बट दिस। सो इसको क्या लिखेंगे? बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स a एंड b, वेयर a इज x1 y1 एंड b इज x2 y2, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो उसने बोला स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, लेट्स से 1,2 एंड लेट्स से 3,4। चलो 3,4 ले लिया, तो मैंने कहा स्लोप क्या हो जाएगा? 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2, that is nothing but slope is 1। मतलब ये जो लाइन होगी ना joining these 2 points, this will make an angle 45 degree with the positive direction of real axis because tan 45 1 होता है, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, तो फिर आज के लिए अपन एंड अप करते हैं, अभी काफी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और है, टर्मिनोलॉजीज, जैसे इंटरसेप्ट वगैरह, एक और चीज है थोड़ा सा इंक्लिनेशन वगैरह क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट। उसके बाद फिर हम इक्वेशन लिखना सीखेंगे, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो उसके बाद तुम देन आफ्टर दैट, मतलब कल के लेक्चर के बाद यू विल बी एलिजिबल टू सॉल्व शीट्स, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने देखा शीट्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। तो मेरा था कि पहले एक बार हो जाए इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखना कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना, और स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके बाद आई विल गिव द शीट, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर के बाद आई विल स्टार्ट गिविंग शीट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट, थैंक यू।